खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आज हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर में रहने वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल मैं बात कर रही थी हमजा और मैं कह रही थी कि मैंने लाहौर में आज तक आसमान को नीला नहीं देखा और आसमान नीला देखने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है। एंड ये इट्स सच अ डिलाइट। जब आप पेंडेमिक में लॉकडाउन्स हुए, सब चीज़ें जो है वो बंद हुई, तो हमने देखा कि आसमान भी नीले, सितारे भी नजर आ रहे, सितारे भी नजर लाहौर में भी नजर आ रहे, हवा भी साफ थी। सो माहौलियाती आलूदगी जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए जहर कातिल है। अब ये दुनिया में इसके हवाले से रिसर्चेज हमने कई दफ़ा आपके साथ शेयर भी कर ली। ये इस वक्त लाहौर जो है वो आलूदगी के लिहाज से दुनिया का बदतरीन शहर जो है वो करार, और ये मुसलसल ये सिलसिला जारी है, कोई एक आध हफ्ते की बात नहीं है। दिसंबर से ऑनवर्ड अब तक जो है मुसलसल ऑफ एंड ऑन अक्सर लाहौर जो है वो नंबर 1 है दुनिया का आलूदा तरीन। बिल्कुल ऐसी है, मामला ऐसी चल रहा है। हाँ, पहले तो दिल्ली जा रहा था तो हम कहते थे चले तीसरे नंबर पर लाहौर आ रहा है, चौथे नंबर पर फैसलाबाद है, या चले दूसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर कराची है। लेकिन अब लाहौर में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने फरवरी के अंदर इस तरह की धुंध देखी जो हमने पहले कभी नहीं देखी, और फिर हमें पता लगा वो तो स्मोक थी और वो बड़ी ख़तरनाक थी हमारे लिए। तो ये मामलात ऐसे क्यों हो रहे हैं? और हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा था फ़राक कि हम यहाँ पर स्मोक टावर्स लगाने जा रहे हैं, लेकिन कब लगेंगे, कब मसला हल होगा? हम जो गलतियां कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं करने को तैयार हैं, और जाती तौर पर हम गलतियां करते हैं, हम उसको मानते ही नहीं। काम नहीं करेंगे। जब हम हमने वो फ्यूल लेकर आना था जिससे कि गाड़ियां जो हैं उनका जो धुआं है वो इतना जहरीला ना रहे, जब वो लेट होगा, जब हम कोयले से बिजली बनाएंगे, और ये क्रेडिट खैर पिछली हुकूमत को जाता है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जिसमें कि कोयले के जरिए बिजली बनती है। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने जो माहौलियात के जिसे कहना चाहिए ना अलिफ बे से वाकिफ थे, उन्होंने इस पर एतराज़ किया था कि दुनिया तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, दुनिया तो इससे बाहर निकल रही है, तो हम क्यों कोल के प्रोजेक्ट्स जो वो लगा रहे हैं? लेकिन हमने लगाए। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर आलूदगी जो है वो एक बड़ा थ्रेट और मसला और चैलेंज बन चुकी है। तो इसका हल क्या है, इस हवाले से अब हम जानने की कोशिश करेंगे। अहमद राफ़ी आलम हमारे साथ हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़ी आलम साहब, फरमाइएगा कि माहौलियाती आलूदगी का मसला जो है ये कोविड की वजह से जितनी अमात हुई हैं उतनी अमात ही तकरीबन ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से भी हो जाती है। बहुत शदीद संगीन मसला है, लेकिन पंजाब हुकूमत स्मोक कमीशन की हदायत पर अमल दरामद करने में नाकाम क्यों है? मजबूरियाँ क्या हैं हुकूमत की? ये सियासी भी होंगी और ये टेक्निकल भी हैं। लेकिन हवाई आलूदगी को समझने के लिए सबसे पहले हवाई आलूदगी को नापने के लिए मशीन और मॉनिटर की जरूरत। उसके बगैर हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हवाई आलूदगी की शिद्दत कितनी है और हवाई आलूदगी में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद। इस वक्त पंजाब में मिल मिलाकर 5 महकमा माहौलियात के पास एयर क्वालिटी मॉनिटर है। 36 तो डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 मॉनिटर तो लाहौर के लिए पूरे नहीं हैं। तो इससे तो पता भी नहीं चलता कि मसला क्या है, कितनी शिद्दत है और इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये कहते हुए स्मॉग कमीशन की रिपोर्ट है और हुकूमत पंजाब की एक पॉलिसी भी है हवाई आलूदगी और स्मॉग पर, जिस पर डायरेक्शंस हैं कि ए खुदाया हमें मालूम है कि हवाई आलूदगी जो है वो गाड़ी के पेट्रोल, पुराने इंजन्स, बिजली की पैदावार और सनती पैदावार की वजह से ज्यादा पैदा होती है। ये भट्टे बंद करना और फसलों को जो जलाते हैं उनके खिलाफ FIR करना, हाँ वो भी हवाई आलूदगी का एक सोर्स है, मगर वो बड़ा मसला नहीं है। सारी एक्टिविटी वहां की जा रही है और जिस चीज़ों पे और अमल करना चाहिए उस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। ठीक है अहमद राफ़ी आलम साहब, पंजाब में स्मोक पर काबू पाने के लिए जिस तरह अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, स्मोक टावर्स का मंसूबा बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस बात का ऐलान भी किया। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी की जा रही है। अगर ये इकदाम उठा लिया जाता है, स्मोक टावर्स लगा लिए जाते हैं, तो किस हद तक जो है माहौलियाती आलूदगी को या स्मोक को कम किया जा सकेगा, काबू में रखा जा सकेगा? सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी को एक जुर्म समझना चाहिए। माहौलियाती हकूक हम सारों के बुनियादी हकूक हैं कि बाहर का माहौल जो है वो साफ हो और सेहतमंद हो। ये हमारा बुनियादी हकूक है। कहीं हमारे कानून या आइन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि तरक्की के नाम ये बुनियादी हकूक जो हैं उनको हम ज़ाया कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त पाकिस्तानी शहरों में हवाई आलूदगी की वजह से तकरीबन 2 साल उम्र में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी होती है।
अब देखें, इस पे अमल किया जा सकता है। हमें पेट्रोल जो है, जो इंपोर्ट होता है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। हाँ, जरूर उसमें पैसे लगते हैं, मगर साथ साथ जितने लोग बीमार और मरते हैं हर साल हवाई आलूदगी की वजह से, उसकी तो कोई कीमत नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री वाले बिल्कुल बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के जो आलूदगी पानी की और हवा की फैलाते हैं, उनको भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो ऑल्टरनेट पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं और सस्ते दामों पे मौजूद हैं कि ये करोड़पति सरमायादार और कारखानदार जो हैं, ये अब अपने पैसे लगाकर हमारे बुनियादी हकूक जो हैं उनको महफूज कर सकते हैं, और इनको करना पड़ेगा। देखें, जब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, इनकी सियासी ताकत काफी होती है। 2 फोन कॉल बाद माहौलियाती इंस्पेक्टर या तो ट्रांसफर हो जाता है या केस क्वाश हो जाता है। तो पहले जैसे मैंने कहा, हमें माहौलियाती आलूदगी को एक जुर्म समझना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राफिज साहब। अगर हम देखें जाकर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज को, तो वहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट का बंदोबस्त नहीं होता। या तो वो उस वेस्ट को ड्रेन कर रहे होते हैं पानी में, या फिर उसे छोड़ रहे होते हैं हवा में, जिससे फिजाई आलूदगी जो है उसका एक बहुत बड़ा जरिया होता है। लेकिन अब जैसे आपने खुद कहा, बिजली जो बन रही है कोयले से, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। हमने अभी तक जो हमने फ्यूल लेकर आना था यूरो 5, जिससे कि मतलब कार्बन एमिशन गाड़ियों की कम हो, वो नहीं हम अभी तक उसमें कामयाब हुए कि उसे लेकर आ सकें। तो ये तमाम सूरत हाल तो बता रही है हमें कि आइंदा आने वाले दिनों में, अगले सालों में पंजाब और खासतौर पे लाहौर, जो कि अभी दुनिया का बदतरीन शहर है फिजाई आलूदगी के लिहाज से, जी, जहाँ 300 से ऊपर जाना जो वो जहरीला होता है, तो 500 से ऊपर तो आप सोचें कहाँ पे होगा। तो ये तो बहुत बढ़ जाएगी। तो हम अभी भी मसले को सिर्फ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काबू पाने के लिए इकदाम नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल में क्या हंगामी इकदाम हैं जो किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए? देखिए, शजरकारी और दरख्त लगाना जो है, मैं समझता हूँ खुदा ताला की एक किस्म की इबादत है। मगर अगर आप समझते हैं कि दरख्त लगाने से हवाई आलूदगी कम होगी, तो दोबारा आप मजाक कर रहे हैं। हवाई आलूदगी को कम करने के लिए ये पेट्रोल बेहतर करना पड़ेगा, गाड़ियों के इंजन बेहतर करने पड़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे आना पड़ेगा, और सनती जो आलूदगी है उस पर काबू लाना पड़ेगा। हाँ, दरख्त खूबसूरत हैं, हाँ, दरख्त से साया पड़ता है, मगर इससे हवा साफ नहीं होती। तो इंशाल्लाह ये जो पार्क्स हैं, ये चंद साल बाद इनके दरख्त बड़े हो जाएंगे, लाहौर खूबसूरती देंगे, साया देंगे, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, हम कब समझेंगे? एक चीज़ है कि हमें बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी भी तो ये बातें समझने की ज़रूरत है। सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ही हम डाल देते हैं। हमने फरवरी के महीने में देखा, मतलब पहले जो 10-12 दिन थे, उनके अंदर इतनी शदीद धुंध पड़ी कि हम लोग खुद परेशान हो गए। तो क्या लोगों ने ये नहीं देखा? लोगों को समझ नहीं आई कि यार, हम इसी लाहौर में रहते थे, इतनी धुंध नहीं होती थी, बागात का शहर था। हाँ, हमें कभी भी ऐसा, और फिर आप बाहर निकलते थे, ऐसे बारिश से होके आप आ रहे हो, इतना पानी आपको नजर आ रहा होता था नीचे। तो हुकाम को इस मसले से आगाही नहीं होगी तो फिर कैसे होगी? और अवाम की आगाही कैसे होगी? अवाम को क्या समझाने की जरूरत है कि आप ये चीजें ना करें? मुझे तो समझ नहीं आती। देखें, अगर आप NDMA और महकमा माहौलियात की अनाउंसमेंट्स को देखेंगे या गौर करें उन पे, तो वो तो आपको बताएंगे कि जो भी फसल जलाते हैं उनके खिलाफ FIR कटी हुई हैं और वो जेल में है। और जो सारे भट्टे हैं उनको जिग जैग ब्रिक टेक्नोलॉजी में, भट्टे सारे नहीं मगर 65-70% जो है वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर ये सारे आपके इकदाम दुरुस्त हैं तो ये धुंध कहाँ से आई है? ये धुंध पेट्रोल, पुरानी गाड़ियों से, जो फर्नेस ऑयल से बिजली और कोयले से बिजली बनती है उससे, और ये सनत से जो आलूदगी निकलती है उससे हवाई आलूदगी पैदा होती है। तो जब तक कि हम उन पर फोकस देंगे, हम इस मसले पे कभी काबू नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अहमद राफ़ी आलम साहब, माहिर माहौलियात हैं। और अब हमें किसी माहिर की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मसला कितना संगीन है। अगर आप अपने इर्द गिर्द हवा पे देखें, दरख्तों की सूरत हाल देखें, दरख्त मिट्टी से लदे में, ये तमाम वो स्मोग है जो कि उनके ऊपर जम चुकी है, ये हमारे फेफड़ों में जाती है। सिर्फ हमें फेफड़ों की नहीं बल्कि इसकी वजह से 3.5 लाख से ज़्यादा अमवात सालाना होती हैं। ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, जिसका अंदाज़ा हो सकता है। कितनी ऐसी हैं जिनका रिपोर्ट ही नहीं होता। हमने पहले कहा इसकाते हमल हो जाते हैं, लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, प्रेगनेंसीज में के होने में मसला होता है। ये वो मसले हैं जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ऐसे ही है, और हम आपसे बारहा शेयर कर चुके। अभी अहमद राफ़ी आलम साहब भी उसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर 2 से लेकर 7 साल तक आपकी उम्र कम हो चुकी है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो चुकी है, सिर्फ
इस माहौल की वजह से, इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से, और ये हमारी वजह से हो रही है। हम ख्याल ही नहीं रखते यार। आप अपनी गाड़ी के इंजन का, अपनी बाइक के इंजन का तो ख्याल रख सकते हैं, सिलेंसर से कितना धुआं निकल रहा है ये तो आपको आंखों से नजर आता है। और अगर आप किसी को कहें तो वो भी बुरा लगता है। वो कहता है जी कि आपको क्या लगे। बिल्कुल सही। अच्छा हमजा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में गवर्नमेंट को बड़ी हंगामी जो है मेयर्स देने की जरूरत होगी, और बहुत सारे ऐसे जैसे कहना चाहिए मैस ट्रांजिट के मंसूबे लाने पड़ेंगे, रोड्स पे लोड कम हो, ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रेशर वो कम होगा, ज्यादा लोग एक बस के अंदर सफर करेंगे, गाड़ियां कम होंगी, बाइक्स कम होंगी। और अगर हम बिजली जो है वो उससे बनाना छोड़ सकें फर्नेस से, और उससे जो कि पता नहीं है तो एक ऐसा जो शैतान की आंत ये मसला है, इतना गंभीर है कि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ही करती रहती है, और ना समझ में आने वाला मुहिम्मा लगता है जो इतना है नहीं। बड़ी आसान सी बात है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीजें लगाई जो महंगी भी हैं, जो मुज़र सेहत भी हैं, जिसके असरात हमें इकोनॉमी पे भी भुगतने पड़ रहे हैं, जिसके असरात हमें अपनी और ये इंडस्ट्रीज का मामला आप देख लेंगे फराज, जिस तरह हम देख रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी, और उसके बाद जो नीचे से वेस्ट छोड़ दिया जाता है, केमिकल्स होते हैं और उनके अंदर जाके वो फसलों में जाता है, वहाँ से हम सब्जियाँ खा रहे होते हैं। कोई एक मसला हो तो उसकी बात करें। खैर, उम्मीद करते हैं कि मसाइल हल होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और आपको बताते हैं कि सन 1900 में बरतानवी दौरे हुकूमत में हैदराबाद को कराची से मिलाने, आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए दरियाए सिंध पर कोटरी के मकाम पर एक पुल तामीर किया गया था, जिसको आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। और ये बहुत अजीम शान एक अजीम जिसे कहना चाहिए शाहकार है बरतानवी तर्ज तामीर का। कोटरी पुल जो है अपनी 100 साला मियाद मुकम्मल करने के बावजूद भी आवाम को सफरी सहूलियात फराहम कर रहा है। ये खूबसूरत और तारीखी ब्रिज है, तो इस हवाले से मेरा जानना चाहिए। शराज भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं। जी शराज, बताइए इस पुल के बारे में हमें। जी बिल्कुल हमजा, जब हम ट्रेन का सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान ऐसे ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमारा ये सफ़र यादगार बन जाता है। जहाँ पर ट्रेन लहलहाती ज़मीनों के दरमियान से गुजरती है, वहीं पर ऐसे ऐसे पुलों के ऊपर से भी गुजरती है जिन्हें देखकर हमें खुशगवार हैरत का एहसास होता है। मैं भी आज आपको हैदराबाद के एक ऐसे ही कदीम पुल के बारे में बताऊँगा। ये पुल जो है हैदराबाद कोटरी पुल कहलाता है। ये पुल बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। सन 1900 में ये पुल तामीर किया गया था। इसकी तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाला लोहा भी लंदन से मंगवाया गया था और बरतानवी इंजीनियर्स ने इस पुल की तामीर में हिस्सा लिया था। इस पुल की तामीर का मकसद ये था कि हैदराबाद और कराची के शहरियों के दरमियान तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए और इन शहरों के जो लोग हैं उन्हें सफरी सहूलियात भी मुयसर आ सकें। 120 साल गुजर जाने के बावजूद जो है ये पुल अब भी कायम है। इस पुल को कौमी विरसे का दर्जा तो दिया गया है, मगर हुकूमत की जानिब से इस पुल के लिए किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस पुल से बड़ी गाड़ियों का दाखिला तो रोक दिया गया है। 40 साल गुजर चुके हैं, इस पुल से बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। लेकिन पंजाब से कराची और कराची से पंजाब जाने वाली ट्रेन इसी पुल से गुजरती है। ये पुल आज भी हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत इंसानों पे तवज्जो नहीं दे रही और पुलों पे तवज्जो की तरफ देने लगी। अब खैर, बहुत ही शाहकार था जो है बरतानवी तर्ज। याद आ गया क्या? हम तरसते, तुम फरिश्तों की बात ले बैठे, हम तरसते हैं आदमी के लिए। ये तो वही बात है कि रोटी नहीं मिल रही तो केक खा ले। मतलब अगर इंसान जो है उनको इस वक्त महंगाई के रोने अलग चल रहे हैं, बाकी मसाइल अलग चल रहे हैं, तो इसलिए ये मसलों के ऊपर, लेकिन इनके ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है। मुझे इतना अच्छा लगता है, हम बाहर निकले ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है। लाहौर जिसको कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपको मालूम ही है कि लाहौर को मोहब्बत का शहर भी कहा गया है, लिटरेचर का शहर भी कहा गया है। इसको पूरी दुनिया में टूरिज्म के हवाले से भी कि फूड कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे आर्किटेक्चरल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो आप जाएं और सिखों की इमारत देखें, जैसे वो पुरानी जो हमारी फूड स्ट्रीट थी उनकी वो, फिर उसके साथ अंग्रेज़ों का बना हुआ बहुत बड़ा हमारा एक आर्किटेक्ट है जो कि यहाँ पर है। और फिर हड़प्पा समेत लाहौर के जो नज़दीक है बहुत सारी ऐसे हमारी कदीम तहजीबों के आसार हैं। अगर आपको दिलचस्पी है आर्किटेक्ट से और अगर आपको दिलचस्पी है सिविलाइजेशंस और तहजीबों को स्टडी करने से, तो ये एक इतना खूबसूरत असासा है जो हमारे पास है, सो हमें इसकी हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए हम आपसे इसके बारे में बात करते रहते हैं। अभी हम बात
बात करेंगे अपने फूल से बच्चों की, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो वालिदैन होते हुए भी हमें शायद इल्म ही नहीं होता कि उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाएगी, या फिर वो बच्चे शायद कॉन्फिडेंस ही हासिल नहीं कर सकेंगे पूरी ज़िंदगी, और फिर अपने बच्चों के साथ भी वही करेंगे जो उनके साथ हुआ है। बिल्कुल हमसा, मसला ये हुआ कि हम लोग जिस मुआशरे में परवान चढ़े ना, वहाँ अथॉरिटेटिव पेरेंट्स का रुझान था कि आपने देखना शेर की आंख से है, और बच्चों को शेर की आंख से वो देखते हुए ना हम बच्चों को तशद्दुद भी शेर वाला ही करते थे, जैसे शेर हिरन के साथ कर रहा होता है। सो ये तशद्दुद जो है, फिर यही हम अपने टीचर्स को भी जाके कहते थे। मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमारे टीचर्स को ये कहा जो मर्जी करें जी, हम आपके पास नहीं आएंगे शिकायत, हमारी तरफ से खुली इजाजत। अब उस कल्चर से जब अब हम निकले हैं और हमें पता चला है कि तशद्दुद तो बच्चों के ऊपर जो है वो एक गलत असर डालता है, और ये बच्चों की मजरूह करता है इज्जत नफ्स को, उनकी शख्सियत को, उनकी जहानत को, उनकी काबिलियत को, उनकी कॉन्फिडेंस को। तो अब हम सोच रहे हैं कि इस तमाम तरीक़ाकार को तब्दील किया जाए, और उसके बारे में जो अब बिल आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हैट्स ऑफ टू महनाज अकबर साहिबा, जिन्होंने कि इसके परसिस्टेंट रही हैं, इस पे मुसलसल इसको पेश करते रही हैं। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली अब ये एक बिल बनकर हमारे सामने। इस तरह की चीज़ें किसी के लिए मैटर भी नहीं कर रही होती। हमने इस तरह के बिल्स देखे हैं। वैसे ये हमें क्रेडिट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ख़वातीन मौजूद हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, असम्बलियों के अंदर बैठी हैं, सेनेट में बैठी हैं, वो इस तरीके के जो बिल्स हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं हमारे, उनको वही लेके आती हैं, और फिर वो इतनी कोशिश करती हैं, बाकियों का इंटरेस्ट ही नहीं होता, ज़ाती हमले कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनके ऊपर कुछ होता नहीं। और हुकूमत ने भी अच्छा किया, हुकूमत ने कोई बात इसके ऊपर नहीं की। हुकूमत ने कहा जी कि हम इसको करते हैं, एक शिक है उसको हम तरमीम कर देते हैं उसके अंदर, और वो भी सब अग्री कर गए, बड़ी अच्छी बात है। खैर, तालीमी इदारों से लेकर घरेलू मुलाजमीन और बाहर काम करने वाले बच्चों से मारपीट के वाक़यात आए रोज़ हम सुनते और कुड़ते रहते हैं, मगर अब हमने ये देख लिया है कि ये बिल सामने आ गया, और इस बिल से शायद अभी इतना फ़ायदा नहीं हो सकेगा क्योंकि सिर्फ वफाक पर जो है नाफिजुल अमल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर बन जाएगा। तो फिर बारिश का पहला कतरा ही सही, कहीं से इब्तदा तो हो। हमने गलत को गलत माना तो सही, हमने ये माना तो सही कि ये गलती है और इसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है, और इसकी तरबियत करने की ज़रूरत है। एक हमारे पास एक जिसे कहना चाहिए टेस्ट केस के तौर पर ही सामने आएगा, इस्लामाबाद का पूरा एरिया जो है, और वहाँ पर ही अगर लागू हो जाए, ये जो हम आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखी होंगी वो वीडियोज़ आती हैं सामने कि बंदे को तकलीफ और अजियत के बारे में समझ नहीं आती कि कहाँ जाए, कि मासूम बच्चों के ऊपर जो है तशद्दुद किया जा रहा होता है। वो भले वो किसी वर्क प्लेस पे हों, कहीं दीनी तालीम हासिल कर रहे हों, कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हों, किसी घर में मुलाजमत कर रहे हों, और तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हम इंतहाई शफ़ाक़ और गैर इंसानी रवैये। और एक मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर बच्चे को मार दिया तो क्या हुआ, हम तो उसकी भलाई कर रहे हैं, उसकी इस्लाह के बारे में सोच रहे हैं, उसकी तरबियत इसी तरीके से होगी। माइंडसेट भी हमारे माशरे में यही सरायत कर चुका है कि ठीक है, बच्चों को थोड़ा बहुत मार लेंगे तो उनको खौफ भी रहेगा, ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगे। और वैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ फरा, और मैं ये कल भी बात कर रहे थे कि अब वो पेरेंट्स जो हम लोगों को मारते भी थे, डांटते भी थे, अब जो अगली नस्ल आ रही है उनको वो भी नहीं डांटने दे रहे हैं। ये फ़र्क आ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। इस्लामाबाद का आप टेस्ट केस की बात कर रही हैं, मुझे लगता है इस्लामाबाद में वैसे ही ऐसे मामलात बहुत कम होंगे बाकी सूबों की निस्बत और हमारे बाकी जो शहर हैं उनकी निस्बत। तो अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारा ये बात इतना जिसे कहना चाहिए तफसील के साथ करने का मकसद ये है कि हुकूमत ने तो एक बिल बना लिया है, लेकिन ये तमाम बिल जो है ये उस वक्त तक नहीं इफेक्टिव हो सकते जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे। कि एक बच्चे को जब हम तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उससे वो सीखता नहीं है, उससे वो पढ़ता नहीं है, उससे वो सुधरता नहीं है, उससे वो अच्छा इंसान नहीं बनता, बल्कि हम उस बच्चे को एक जिसे कहना चाहिए नफ्सियाती मरीज बना देते हैं, रोबोट मेरा ख्याल है हम चाहते हैं, जज्बाती उसको तकलीफ देते हैं, एक ऐसा सदमा, एक ऐसा जख्म देते हैं उसे जो सारी जिंदगी उसका जो तकलीफ देता है, उसकी रूह तक जो है उससे घायल हो जाती है, और बचपना छिन जाता है उस बच्चे का। और फिर हम देखते हैं कि आज भी जब ऐसा होता है तो पेरेंट्स अक्सर ये बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स तो हमें इतना ज़्यादा मारते थे, वो ये करते थे, और हम आगे वही चीज़ें जो है अपने बच्चों के ऊपर, जो अगली नस्ल है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, और हम अपनी कमियां नहीं देख रहे होते क्योंकि हम तो परफेक्ट हैं, हमारे अंदर तो मसला ही नहीं है क्योंकि हमें मारा पीटा गया। बिल्कुल सही से, बहुत अहम इशू है जो कि जिसके बारे में अवेयरनेस पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन इस कानून के पास होने से जिसमें बच्चों के ऊपर तशद्दुद करने वालों को सजाएं देने के कवानीन जो है वो बनेंगे। और ये बिल पास हो गया है कि किसी भी जगह पर बच्चे वर्क प्लेस पर हों, बच्चे कहीं तालीम हासिल कर रहे हों, बच्चे किसी घर में मौजूद हों, उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो नहीं किया जा सकेगा। बच्चों पर जिस्मानी सज़ा की ममानियत का ये बिल जो है ये कौमी असम्बली से पास हो गया, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट।
हम इसे जैसे कह रहे चीना एक्नॉलेज करेंगे पूरे दिल के साथ। और हमारे साथ मौजूद है रुकने कौमी असम्बली महनाज अकी साहिबा, जिन्हें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये बिल पेश किया, एक लंबे अरसे तक वो परसिस्टेंट रही इसको, और अब आके ये बिल जो है ये पास भी हो गया है। बहुत मुबारक हो महनाज अकबर अजीज़ साहिबा, हैट्स ऑफ टू यू एंड टू योर एफर्ट्स, कि जिसके नतीजे में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिलीव होंगे उन तमाम तकालीफ से, इन परेशानियों से जो कि वो फेस करते रहे। इतना देर क्यों लग गई? और हमने देखा इतनी हौलनाक वीडियोस सर्कुलेट करती रही सोशल मीडिया पे। ये इशू हम सबको पता था मौजूद है, लेकिन इसके हवाले से हमने इतना लेट स्टेप लिया, क्या वजूहात थी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर आए दुरुस्त आए, ये बच्चों का बिल है और बच्चों को इसके ऊपर बहुत खुश होना चाहिए। ये बच्चों पे बढ़ते हुए तशद्दुद को देखते हुए हमने सारे जो कवानीन थे उनको एक नज़र देखा कि ये इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। तो 2 साल पहले ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर तो कॉर्पोरल पनिशमेंट का बिल नहीं है, और पाकिस्तान के ज़्यादातर सूबों में कॉर्पोरल पनिशमेंट का बिल नहीं है। यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉट जस्ट एजुकेशनल बट मदारिस हैं, और जुवेनाइल क्राइम के जो बच्चे होते हैं जो जेलों में पड़े होते हैं, और वर्क प्लेस पे, और बाकी जो अल्टरनेट केयर की जो सिचुएशन होती है उसमें कहीं पर भी आप उनको की रोकथाम तो कानून के ज़रिए होती है ना, डर तो कानून का होता है कि जी एक कानून का इतलाक हो गया, तो उसकी वजह से तो ये चीज़ जो थी, फिर ये बिल लाया गया, और बिल में देर प्रोसेस में नहीं लगी, लेकिन लाने में देर लगी है। ओवरऑल मतलब कुछ 70 साल लेट हैं, मगर मैं जैसे कह रही हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए और वालिदैन को बहुत खुश होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है महनाज साहिबा, कुछ हमें इस बिल के बारे में बता दीजिएगा। इसका दायरा कार जो वफाकी दारुल हुकूमत तक है वो हमें इल्म है, किन किन बच्चों पे ये अप्लाई होगा, क्या क्या चीज़ें तशद्दुद समझी जाएंगी कि ये बच्चे पे तशद्दुद है, सिर्फ बच्चे को मारना नहीं, क्या ज़हनी तशद्दुद को भी इसमें शामिल किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं तशद्दुद की डेफिनेशन के ऊपर जाऊंगी। तो ज़हनी तशद्दुद जो होता है वो लिंक्ड होता है आपके जिस्मानी तशद्दुद के साथ में, यानी कि बच्चे को झंझोड़ना, कान खींचना, बाल पकड़ लेना, गाल पकड़ लेना, जो एक ज़्यादा मार होती है वो डंडे से मारना, थप्पड़ मारना, ठुड्डे मारना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, मतलब बहुत डिटेल में। यानी कि ज़बरदस्ती मुंह में मिर्च डाल देना, यहाँ तक ये चीज़ भी बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि वो तुमने बुरी बात की तो चलो तुम्हारे मुंह में मिर्च डाल देते हैं। मतलब इसके साथ जो कुछ भी इसका परव्यू बहुत वाइड है इन द डेफिनेशन ऑफ के कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है, और इसका जो है ये पूरे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, देखिए ये मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध में ये बिल पास हो चुका है, मगर अनफॉर्चुनेटली सिंध ने अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनाए। रूल्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपने सारे जो इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड है उनमें बना के देते हैं, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप उनको इन्फोर्सिंग जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ लिंक करते हैं कि कौन इसको इन्फोर्स करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये सिंध में भी इसके रूल्स ऑफ बिजनेस बहुत जल्दी बने, और बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और AJK में ये बिल फौरी तौर पे एक कल से जब से ये बिल पास हुआ है तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि इसको बहुत फेवरेबल रिस्पांस मिला है, एक मूवमेंट की तरह से हो रहा है, तो हमें इसको पुश करना चाहिए। और इसमें देखिए बिल तो मैंने पेश किया, मगर इसकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो बनी, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट वो हमारी हाउस बिजनेस में इसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनी, मेरी अपनी पार्टी ने इसको बहुत सपोर्ट किया। महनाज साहिबा, हमें एक ब्रेक लेनी, अहम मामला है, हम ब्रेक के बाद भी जो है इसी पे गुफ्तगू करेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मामले पे बात करेंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान।